Very good morning बच्चों. Today I am starting the chapter matrix for 12th class. और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे सपोज आई एम टेकिंग टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. है ना, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है. सपोज आई एम टेकिंग द मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2x3. फाइन. एंड द सेकंड वन इज, ठीक है, सेकंड वन इज बी मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय बी आई जे 3x2. ठीक है. ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए और बी के ऑर्डर ये पर्टिकुलर दे रखे हैं तो क्या यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक रोज भी पॉसिबल है या नहीं है. द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2x3 एंड द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 3x2. ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है. तो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2x2. फाइन. हम लोगों ने इसका मेथड डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है वो इस तरह से निकालेंगे, 2x3, 3x2, ये दोनों एलिमिनेट होंगे और रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा डेट इज 2x2. अब जैसे हमें उनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी सी, उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है. तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद पूरा मैट्रिक्स सी डेवलप करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. तो हम लोगों ने कहा कि अगर मान लो सी आई जे, मतलब सी आई जे क्या है, दिस द जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, वो मुझे पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ith रो ऑफ द मैट्रिक्स ए को jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहिए. उससे जो एलिमेंट होगा वही क्या होगा, सी आई जे. For example, suppose I have to find out the values of C12. It means first row जो होगी, first row of matrix A को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B. और ये जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, C12 को. ठीक है. अब रूल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट में डिफरेंट मेथड होते थे जब हम लोग डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते थे. रो मल्टीप्लाई विद रो होता था, रो मल्टीप्लाई विद कॉलम होता था, कॉलम मल्टीप्लाई विद रो होता था, कॉलम मल्टीप्लाई विद कॉलम होता था, और उससे सबसे आंसर क्या आता था, सेम आता था. लेकिन मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर रूल होता है, और मैट्रिक्स में जो रूल होता है वो होता है रो मल्टीप्लाई विद डिफरेंट कॉलम्स. रो मल्टीप्लाई विद डिफरेंट कॉलम्स और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज रो. ठीक है. और हम लोगों ने दोनों में सेम रहे, इसलिए हम लोगों ने डिटरमिनेंट में भी यही रूल फॉलो किया था. रूल क्या था, रो मल्टीप्लाई विद डिफरेंट कॉलम्स, रिजल्ट इज रो. ठीक है. अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मैंने एक मैट्रिक्स लिया, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2x3 एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज बी एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 3x2. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स सी एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी. है ना, दिस वन इज द मैट्रिक्स ए. ठीक है, और दैट इज द मैट्रिक्स बी. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेंगे और डिफरेंट कॉलम्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो डेवलप करेंगे. फिर सेकंड रो लेंगे और डिफरेंट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेकंड रो डेवलप करेंगे. ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि इस तरह से हमने डिटरमिनेंट में भी मल्टीप्लिकेशन किया था. तो A11 मल्टीप्लाई विद B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई विद B21, A13 मल्टीप्लाई विद B31, ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा. सेकेंड एलिमेंट के लिए A11 मल्टीप्लाई विद B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई विद B22, A13 मल्टीप्लाई विद B32, ये सेकेंड एलिमेंट बनेगा. और फिर इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा, और फिर वापस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बनेगा. और इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं. एक एक प्रॉपर्टी को हम लोगों को ध्यान से समझना है. फर्स्ट मैंने लिखा है इफ ए बी इज डिफाइंड, ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड. एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हम लोग सिंपल एल्जेब्रा पढ़ते हैं,
और सिंपल अलजेब्रा में हमें पता है 2 क्रॉस 3 डिफाइंड है तो 3 क्रॉस 2 भी डिफाइंड होता है, नहीं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स अलजेब्रा, और मैट्रिक्स अलजेब्रा जो सिंपल अलजेब्रा है उससे डिफरेंट है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग कहते हैं कि अगर ए बी डिफाइंड है तो ऐसा नहीं जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज डिफाइंड देन बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। सपोज आई एम टेकिंग द मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3 एंड द बी इज 3 क्रॉस 4। अगर मैं ए बी को देखूंगा तो ए बी के लिए 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4, ठीक है, दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितने का आएगा, 2 क्रॉस 4। इसका मतलब ए बी डिफाइंड होगा। लेकिन जब हम लोग बी ए को देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, 3 क्रॉस 4, और ये वाली क्वांटिटी 2 क्रॉस 3, और ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स की मैं बात करूं तो इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे कि ए बी और बी ए अगर दोनों डिफाइंड है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में ध्यान से देखिए क्यों, जबकि हमें पता है सिंपल अलजेब्रा में तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऐसा हो जरूरी नहीं है। सपोज आई एम टेकिंग मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड द मैट्रिक्स बी विथ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करता हूं तो ये आएगा 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। जबकि मैं बी ए फाइंड आउट करूंगा तो डेट इज 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। अब जो रिजल्टेंट आया वो 3 क्रॉस 3 का, और मुझे पता है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, द फर्स्ट वन इज द ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब तुम लोगों को पता है कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता कि ए बी इक्वल टू बी ए। एक्चुअली यही मेन रीजन है जिससे मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो सिंपल अलजेब्रा से अलग हो जाती है, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में दो क्वांटिटी या दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। 2 क्रॉस 3 लिखो या 3 क्रॉस 2 लिखो, एक ही बात है। लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है, ठीक है, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ओके। अब अगर बेटा ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है ना मैट्रिक्स में, तो फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अलजेब्रा बिल्कुल सिंपल अपना अलजेब्रा की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली इसी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से मैट्रिक्स अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा से डिफरेंट हो जाता है। अब मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लिखा, इफ ए बी एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू 0, ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरी आइदर मैट्रिक्स ए इज 0 और मैट्रिक्स बी इज 0 मैट्रिक्स। एक्चुअली क्या होता था, सिंपल अलजेब्रा की हम लोग बात करते थे तो एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोलते थे एटलीस्ट वन क्वांटिटी, ठीक है, मस्ट बी 0, कम से कम एक क्वांटिटी तो 0 होगी, एक्स मल्टीप्लाई विद वाई इक्वल टू 0 अगर वो रियल नंबर है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है, 0 मतलब ये 0 नहीं है बेटा, ये 0 मैट्रिक्स है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कम एक क्वांटिटी 0 मैट्रिक्स होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन 0 मैट्रिक्स, ठीक है, का मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स हो जाए। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो नॉन 0 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज द मैट्रिक्स ए एंड दिस इज द मैट्रिक्स बी। ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ठीक है, आप लोगों को पता है 1 1 1 1 और 1 -1 1 -1 दोनों नॉन 0 मैट्रिक्स है। जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1 मल्टीप्लाई विथ 1 और 1 मल्टीप्लाई विथ -1 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 मल्टीप्लाई विथ -1 अगेन 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 मल्टीप्लाई विथ -1 अगेन 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 और 1 मल्टीप्लाई विथ -1 अगेन 0 हो गया। तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि ए बी जो आ रहा है 0 मैट्रिक्स है, जबकि ए और बी नॉन 0 मैट्रिक्स थे। फोर्थ प्रॉपर्टी पे है, फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इट इज नॉट नेसेसरी डेट बी इक्वल टू सी, है ना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ए मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्वांटिटीज बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब तुम लोगों को पता है कि अभी अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा है कि दो नॉन 0 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है, 0 मैट्रिक्स आ सकता है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, तो b इक्वल टू सी होगा। जबकि मैंने क्या कहा है कि ये नॉन 0 मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि दो नॉन 0 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो सकता है, 0 मैट्रिक्स हो सकता है। तो अगर इस तरह का मेरे पास रिलेशन आ रहा है तो इससे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि b माइनस सी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इट मीन्स b इक्वल टू सी। ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता, क्योंकि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो हो सकता है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स और बी इज नॉट इक्वल टू सी। फाइन। अब इन जनरल वे, जनरल केस में हम लोग ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो सकता है। लेकिन जनरल है ना, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल केस, है ना। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होने लग गया ना, तो फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा की तरह डील करना शुरू कर देते हैं। 6 मैंने लिखा है ए क्रॉस आई इक्वल टू ए आई क्रॉस है। तो मैं कहा सर ठीक है कि ए को आई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और आई को ए से मल्टीप्लाई करें, वो दोनों क्वांटिटी किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। इसका मतलब ये वाली जो चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है ए मल्टीप्लाई विथ आई किसके इक्वल आ रहा है, आई मल्टीप्लाई विथ है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। आई एन इक्वल टू आई, है ना, आई के ऊपर कितनी पावर लगाएं, ठीक है, वापस क्या आएगा आइडेंटिटी, या फिर उसको क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर कितनी ही पावर लगाएं, वापस क्या ऑब्टेन होता है हम लोगों को, यूनिट मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, ठीक है। एन मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, जैसे आई स्क्वायर हुआ, आई क्यूब हुआ, आई की पावर 5 हुआ, इन सब की वैल्यूज वापस क्या बनेगी, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ए मल्टीप्लाई विथ बी सी है, इसकी जो वैल्यूज होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी मल्टीप्लाई विथ सी, ठीक है, ओके, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। 9th नंबर, अब ये ध्यान रखना, हम जनरल वे में ये मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई विथ बी प्लस सी, तो ऑर्डर ध्यान रखना, जो फर्स्ट प्लेस पे वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। तो ए मल्टीप्लाई विथ बी प्लस ए मल्टीप्लाई विथ सी। अब इस 10th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैंने कई बच्चों को गलत करते हुए देखा है। हम लोग ए बी का स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर ए बी स्क्वायर का मतलब है तो ए बी एक मैट्रिक्स है, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो ए बी का होल स्क्वायर को हम लोग किस तरह से ओपन करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई विथ ए बी। ए बी एक मैट्रिक्स है, उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर है, ठीक है, ओके। अगर उसने दे रखा है कि हाँ भाई ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तब आप लिख सकते हो उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि अगर ये कम्यूटेटिव होगा तो बी ए को आप क्या लिख दोगे, ए बी, और बी ए को ए बी लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन उसने कहा नहीं है कि वो कम्यूटेटिव है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, ए बी का होल स्क्वायर ए बी मल्टीप्लाई विथ ए बी। सेम इसी तरह से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी। फाइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर अगेन ए बी देन बी ए मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई विथ बी ए बी, देन बी मल्टीप्लाई विथ ए बी और बी मल्टीप्लाई विथ बी बी स्क्वायर। अब तुम लोगों ने कहा कि सर वही तो फॉर्मूला, नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं है कि सेम क्वांटिटी हो। हाँ, अगर ये कम्यूटेटिव होता तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते थे, अगर ये कम्यूटेटिव होता तब मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कम्यूटेटिव होता तो इसको लिखते ए स्क्वायर ए बी अगेन ए बी, और फिर क्या लिखते हैं इसको बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते थे ए प्लस बी का डायरेक्टली होल स्क्वायर, ये एल्जेब्रा जैसा फॉर्मूला बन जाता, और इसको हम लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। लेकिन ये तभी होता जब ए मल्टीप्लाई विथ बी या ए बी का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज फॉर्मूला इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी ए माइनस बी। फाइन बेटा, ओपन करेंगे तो ए मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई विथ बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अगर तुम्हें पता है अगर ये कम्यूटेटिव होता तो सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला बनता। ऐसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कम्यूटेटिव होता तो ये दोनों कैंसिलेशन हो जाते और सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला बनता। 14 जो लॉ ऑफ इंडाइसिस वाले फॉर्मूले थे वो मैट्रिक्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे किसने लिखा है मैट्रिक्स ए की पावर एन मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स ए की पावर एन वेयर एम एन एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम होल पावर एन, ए की पावर एम एन। अब ये ध्यान रखना, ट्रेस आप लोगों को पता है ट्रेस क्या होता है। ट्रेस मेरे पास होता है सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है
तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उस पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग ए और बी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लो, तो ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। अगर उनका ऑर्डर अलग अलग है ना तब भी कोई चिंता नहीं, बस डिफाइंड होने चाहिए। अगर वो डिफाइंड है, उनके ऑर्डर अलग अलग है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ट्रेस अगर कैलकुलेट करोगे तो ट्रेस सेम आएगा। ऐसे ही अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन है और वो डिफाइंड है तो हमेशा ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर में अगर उसको चेंज करेंगे तो ट्रेस सेम आता है। इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। फाइन बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यस और नो? तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जनरली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, DIA मतलब डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 एंड सो ऑन DN। ठीक है, ये n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का। और ये जो एलिमेंट लिखते हैं ये एलिमेंट क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसके होल पावर n लगा हुआ है तो ये n डायरेक्टली उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैंने लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ व्हेन द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज दिस वन होल पावर n, तो इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, तो फाइनली जो आएगा वो अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और वो आएगा डायगोनल D1 की पावर n, D2 की पावर n, D3 की पावर n, Dn की पावर n। मतलब ऐसा लगता है कि एलिमेंट्स के ऊपर डायरेक्टली पावर शिफ्ट हो गई। अब जैसे सपोज ये a है, मैंने a स्क्वायर फाइंड आउट किया, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a स्क्वायर लिखेंगे तो ये D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। अगेन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर की वैल्यूज आ रही है D1 का स्क्वायर 0 0, फिर 0, फिर आ रहा है D2 का स्क्वायर 0, फिर 0 0 और ये क्या आ रहा है D3 का स्क्वायर। फाइन, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पावर थी वो सीधी क्या पे अप्लाई हो गई, एलिमेंट्स पे अप्लाई हो गई। तो इसी तरह से बाय द सिमेट्री हम लोग लिख सकते हैं कि अगर होल पावर n होता तो सीधा एलिमेंट की पावर पे आ जाता। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। कोई सपोज हम लोगों ने मैट्रिक्स ले लिया A और एक मैट्रिक्स B है और मैंने कहा फाइंड आउट द AB एंड B। ठीक है, A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन और B का A के साथ मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा AB, ठीक है, A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हुई, एलिमेंट क्या है 0, फिर ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ वापस 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा वापस 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0। लेकिन सेम टाइप पर जब मैंने BA फाइंड आउट किया तो ये वाली क्वांटिटी इस तरह से आ रही है और मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। फाइन बच्चों, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन में पुटअप करता हूं। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया मैंने, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और इक्वल टू 0 है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली जो चीज होती है मैट्रिक्स इक्वेशन है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है तो इसके राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो ये जो 0 होता है ना बेटा, ये 0 नहीं होता है, ये 0 क्या होता है, एक जीरो मैट्रिक्स होता है। क्योंकि आप जब इक्वेट करते हो तो दोनों तरफ नेचर सेम होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक मैट्रिक्स है तो फिर राइट हैंड साइड पे भी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। अब मैंने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। सी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा तो ये दोनों एलिमिनेट होंगे और फिर ये एलिमिनेट होगा। तो फाइनली रिजल्टेंट बनेगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C का 1 क्रॉस 1। इसका मतलब ये इनका जो रिजल्टेंट है वो एक मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 1 की। तो फिर ये 0 जो है ना वो भी एक जीरो मैट्रिक्स है किसकी, 1 क्रॉस 1 की। फाइन बेटा, मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स आएगी। ठीक, अब मैंने सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर मैंने जानकर आप लोगों के लिए क्या लिख दिया, जीरो मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड अगेन दिस वन इज मल्टीप्लाई विद दिस वन। प्लॉट किया, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। सब लोगों को पता है 2x मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -3, अगेन 2x मल्टीप्लाई विद 2 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 0। इस तरह की क्वांटिटी आ गई और ये क्या होगा, x/3। फाइन बेटा, इक्वल टू 0। इसको फिर वापस मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक ही एलिमेंट डेवलप होगा और ये क्वांटिटी आ गई x 2x माइनस 1 प्लस 12x और ये वाली क्वांटिटी 0। जब मैंने इसको इक्वेट किया, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स थे तो इक्वेट कर सकते हैं करस्पोंडिंग एलिमेंट को। तो ये क्वांटिटी आ गई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3/2। फाइन बच्चों, थैंक यू बेटा वेरी मच। नेक्स्ट वाली क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू बेटा।